नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे ढील वाली सख्ती। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर पहले ही काफी तांडव मचा चुकी है। वहीं एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 5 दिनों में आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जैसे तैसे दूसरे राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूपी सरकार भी टेंशन में आ रही है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में रात 10 बजे के बाद सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जाए। लेकिन इन सब के बीच राज्य में जिस तरीके से दिन में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में सड़कों पर घूम रहे हैं, वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। सुबह पूछ रहा है, आखिर क्या ढील वाली सख्ती क्यों? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर अपना दम तोड़ रही है, देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ते कोरोना के आंकड़े एक बार फिर देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। पूर्वोत्तर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े तीसरी लहर की दस्तक की तस्दीक दे चुके हैं, तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार भी टेंशन में आ गई है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का असर विशेष रूप से बच्चों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए 27 अगस्त को कई जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल कराई गई, जहां अस्पतालों की तैयारियों को परखा गया। राजधानी लखनऊ में यूपी में कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई गई। पीआईसीयू और एनआईसीयू में मॉक ड्रिल की गई। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर निगरानी। दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच। एक जगह पर 5 संक्रमित मिलने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की बात कही गई। हमारे मुख्यालय से और जो मंडलीय स्तर पे जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, एक पूरी 75 लोगों की टीम बनाई गई है जो प्रत्येक ज़िले में गए हुए हैं। आज के दिन जो हमारी पीडियाट्रिक कोविड केयर यूनिट है उसकी मॉक ड्रिल है। माने ये मॉक ड्रिल इसलिए किया गया है कि हमारी व्यवस्था तो पूरी हो गई, हमारे बेड हो गए हैं, हमारे ऑक्सीजन बेड, हमारे वेंटिलेटर्स, बाईपैप सब आ गए हैं, और कोई मरीज आएगा तो उसका कैसे इलाज किया जाएगा, कैसे उसका परीक्षण किया जाएगा, इसका एक तरह से मॉक ड्रिल है। तो वहाँ के जो कर्मी हैं चिकित्सालयों के, वो करेंगे, और हमारे जो पर्यवेक्षक गए हैं ये उसको देखेंगे कि कोई गैप्स तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे हमारे ऑक्सीजन जनरेटर लग गए हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, उसका इस्तेमाल कि हमारे कर्मी जानते हैं कैसे करना है, इसका स्थलीय परीक्षण कराया जा रहा है। तो अभी 3620 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का रिएक्शन भेजा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने बड़ी प्राथमिकता के साथ इंटरव्यू लेना शुरू किया है, और हमारे एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन का सिलेक्शन भी कर लिया है। और मैं समझता हूं कि अगले माह तक उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो काफ़ी कुछ कमी हो जाएगी हमारे पास। भाई हम लोग अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, चाहे वो पीडियाट्रिक केयर यूनिट हों, चाहे हमारे आईसी हों, एचडीयू हों, सबको बेड की, ऑक्सीजन की, और जो इक्विपमेंट हमारे हैं, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, एचएफएन, सबकी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तक कि हमारी जो दवा है उसका भी स्टॉक बना लिया गया है, चाहे वो बच्चों की दवा हो, चाहे एडल्ट की दवा, सबके स्टॉक हमारे पास है। ऑक्सीजन सर कितने प्लांट एक्टिव हैं? अभी तक 350 लगभग क्रियाशील हो गए हैं, और निरंतर रोज न रोज क्रियाशील होते जा रहे हैं। ये जैसे एयरपोर्ट पे है, रेलवे स्टेशन, उनकी जांच कराई जा रही है, निरंतर जांच कराई। जो भी ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे कोविड का संक्रमण ज़्यादा है, उनकी जांच कराई जा रही है। डायरेक्टरेट लखनऊ में जॉइंट डायरेक्टर हूँ, और स्टेट नोडल ऑफिसर। आज मॉक ड्रिल प्रोग्राम था अमेठी में और सारे प्रदेश में चल रहा है। कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनज़र जो हमारी तैयारियां हैं उसमें हम कितना फिट बैठ रहे हैं, इसके लिए एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आज की गई, जिसमें यहाँ जिला अस्पताल अमेठी में जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हुई वो जो है काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री रही। इसमें हमारा एम्बुलेंस से पेशेंट आने से और ऑक्सीजन सपोर्ट तक उसको जो टोटल टाइम लगा है वो 4 मिनट,
26 सेकंड का लगा है, जो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। और यहाँ की जो तैयारियाँ हैं कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए, वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। अमेठी और मैनपुरी में भी कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक की गई तैयारियों की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए मॉक ड्रिल कराई गई। कोरोना संक्रमित को अस्पताल में भर्ती को लेकर इलाज मुहैया कराने तक के इंतजामों को परखा गया। बता दें, उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6,68,47,000 के पार हो चुका है। बीते दिनों 7,41,523 लोगों को टीका लगा। अब तक 5,62,00,000 से अधिक नागरिकों ने टीके की पहली डोज ले ली है। ये देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है, तो वहीं बीते दिनों में दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.01% रहा। बता दें, बच्चों का टीकाकरण अभी चालू नहीं हुआ है। रात 10 बजे के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन दिन में जिस तरीके से छूट के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलने के साथ मास्क से दूरी बना रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली है। क्योंकि बाजारों में जिस तरीके से लोगों की लापरवाही बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं, सड़कों पर हुजूम और बाजारों में बेतरतीब भीड़ बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घूम रही है, इस सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। सूबा पूछ रहा है, आखिर ढील वाली सख्ती क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ढील वाली शक्ति रात में जितनी सख्ती हो जाती है, दिन में कहीं ना कहीं हालात तस्वीर कुछ और होती है। हर बाजार पर भीड़ आपको इस कदर दिखेगी कि जहां पर कोरोना को लगभग खत्म मान लिया है लोगों ने, लेकिन तमाम विशेषज्ञ, तमाम रिपोर्ट्स में आ चुका है कि सितंबर के शुरुआत में या 20 सितंबर में तीसरी लहर आ सकती है, और वो और भी घातक हो सकती है अगर हम लगातार ऐसी गलती करेंगे और करते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से हालात को कैसे काबू पाया गया है, ये कोई नहीं जानता। किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश IMS गाजियाबाद से जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अनिल मावी रिसर्चर हैं VPCI दिल्ली के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। तमाम रिपोर्ट्स में ये आया कि तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी, किसी ने कहा अगस्त में आएगी, लेकिन अब 3-4 रिपोर्ट एक साथ आई जिन्हें मैंने पढ़ा, तो उसमें यह हुआ कि सितंबर में वो आ जाएगी तीसरी लहर। लेकिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। बेशक वो पहली और दूसरी लहर की तरह बहुत घातक नहीं होगी, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं बच के रहना है और कोविड गाइडलाइंस जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत रहना है। लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे। सर, आपने देखा है कि अभी IIT और नीति आयोग की भी एक न्यूज में आई थी कि कोविड के पर डे सितंबर से 4 लाख के आसपास केस आएंगे। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने सारी अनलॉक किया है जब से, तो दिल्ली में भी सारे मॉल खुल गए हैं, गाजियाबाद में भी सैटरडे संडे का भी, तो उससे लोगों के में यही आ गया है कि अंदर की धीरे धीरे वो कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो कम हो रहा है। वो ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग बाग। वैसे गवर्नमेंट का ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन भी लग रही है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। बट लोगों में जो डर का माहौल था सेकंड वेव का, वो धीरे धीरे कहीं जाता सा लग रहा है। इसमें ये होगा कि जैसे ही थर्ड वेव आएगी तो फिर वही हर तरह से अफरा तफरी मचेगी। बट गवर्नमेंट ने सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, सारे हॉस्पिटल्स में सब पे नज़र है और हर कोई उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो। बट जैसे अगर हम खुद की बात करें, एक इंडिविजुअल पर्सन की या बच्चों की या फिर घर में, तो अगर हम घर में रहते हैं तो सेफ है। जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कभी कोविड आया था या नहीं आया था, कोई उस चीज़ का फॉलो नहीं हो रहा है। और हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि जब तक हम मैक्सिमम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी लाइफ में नहीं ढालेंगे तब तक कोविड खत्म नहीं होगा। वैक्सीनेशन चल रहा है, प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहे हैं, बट इतना नहीं हो रहा है। अब थर्ड वेव का जो सीन चल रहा है, अगर वो आता है तो वो इतना पेंडेमिक तो होगा नहीं जितना सेकेंड वेव में हुआ था। बट फिर भी जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, जो कोमोर्बिडिटी है, जिनको हाइपरटेंशन है, शुगर है या सीवियर अस्थमेटिक है,
तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सीवियर रहेगी। और अभी जो इसके नए नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, लैम्बडा और डेल्टा, अभी आप न्यूज में भी आ रहा है कि अमेरिका में भी थर्ड वेव स्टार्ट हो गया है, वहां पे भी पर डे 1.5 से पौने 2 लाख केस आ रहे हैं। वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट हो चुका है, बच्चों में भी हो चुका है 12 साल से ऊपर, बट वो इतना प्रिवलेंस नहीं है। बट अगर हम इंडियन को देखें, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें, तो उसमें यही है कि हम पर जब शक्ति होती है तभी हम किसी चीज का फॉलो करते हैं। वो नहीं हो, वहां यूएस में लोग अपने आप को एक जिम्मेदारी मानकर हर तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हमें गवर्नमेंट से हिदायत दी जाती है, हम गवर्नमेंट की हिदायत को नहीं मान रहे हैं। आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी लग नहीं रहा है कि इंडिया में कभी इतनी सीवियर सेकंड वेव आई थी। अभी सब चीज नॉर्मल लग रही है, बट एकदम केसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। आप देखिए कि साउथ में, केरला में पर डे 30,000 31,000 केसेस आ रहे हैं धीरे धीरे। शुरू में जो कोविड का जो पहला केस आया था वो भी केरला से ही स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही ही हमारे सामने आ रही है, और ये आगे के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी बच्चों में वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। गवर्नमेंट का अभी ट्रायल चल रहा है बच्चों का, सितंबर के बाद ही गवर्नमेंट इस चीज को अनाउंस करेगी कि बच्चों में वैक्सीनेशन होना है या नहीं होना है। डॉक्टर उमेश भी हमारे साथ भी बने हुए हैं। उमेश जी, जिस तरह से अगर हम लोग बात करें डॉक्टर उमेश कि अभी जैसे अनिल जी ने भी कहा कि बहुत स्टडी हुई तब जाके अनलॉक की गई चीज़ें, लेकिन अनलॉक आपकी सुविधा के लिए की गई थी कि आप कोविड प्रोटोकॉल से चीज़ों को माने। लेकिन नाइट कर्फ्यू यूपी में लगा है और राज्यों में नहीं लगा है। शुरुआत केरल से हुई थी, तीसरी लहर से पहले वहाँ 30,000 केसेस आने लगे हैं। उससे भी सतर्क नहीं हो रहा है आम जनमानस, बिल्कुल सतर्क नहीं हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल भूल चुके हैं। वैक्सीनेशन सेंटर की मैं आज आपकी बात बताऊं, मैं एक वैक्सीन सेंटर पे गया हुआ था, वहाँ पर वैक्सीन लगवाने की होड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सब खत्म था, कुछ नहीं था वहाँ। और वहाँ पर जैसे लाइन लगती है टिकट लेने की रेलवे स्टेशन, उस तरह से लाइन लगी हुई थी। तो जहाँ पर इसका बूस्टर मिल रहा है वहीं पर ऐसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और लोगों को आप खुद भी समझना चाहिए कि ये बीमारी में हम लोग को थोड़ा दूर रहना है लोगों से। 2 गज दूरी जिसकी बात कही जा रही, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। धन्यवाद मुझे दोबारा बुलाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो पहले बताया अनिल जी ने भी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमें मेंटेन करना होगा, और स्पेशली जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है और जहां पे अभी भी हाई रिस्क जोन्स है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया, तो वहां पे तो स्पेशली अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रेंड है वायरस का, वो ही पैटर्न अभी भी देखने में आ रहा है। हमें लग रहा है कि कोरोना अभी इतना इफेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आप ये देखो कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें 30,000 या 40,000 केसेस अभी भी स्टैटिक ना हो। तो 3.5 लाख के अप्रोक्स केसेस स्टिल पॉजिटिव आ रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी केसेस है। लेकिन 2 बातें हैं कि एक वैक्सीनेशन भी हम लोग इफेक्टिवली करा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छे से वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर उमेश जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, आपसे चर्चा जारी रहेगी। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को
50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद माननीय राष्ट्रपति को उनका उद्घाटन करना है, उसी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहेंगे। उसी स्थल का जायजा ले रहे हैं। ये मंच है जहां पर विराजित होंगे। तस्वीरें आप गोरखपुर की देख रहे हैं, जहां पहली आयुष यूनिवर्सिटी का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। अब सीएम लोग आते हैं, हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ढील वाली सख्ती। डॉक्टर उमेश, आपके पास आऊंगा, अपनी बात को अब आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये दो बातें कह रहा था कि हमें ये नहीं भूलना कि दूसरी जो वेव आई थी उसको भी बहुत कम समय लगा था एकदम एलिवेट होने में, और मुझे पूरी संभावना है क्योंकि एक लार्जर पॉपुलेशन अभी भी वैक्सीनेट नहीं हो पा रही है। बच्चों की वैक्सीनेशन अभी टाइम लगेगा। तीसरा फैक्टर है वायरस अभी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, और उसी पैटर्न में हमारे सामने पॉजिटिविटी मिल रही है। आप देख रहे होंगे केरला इज एट हायर साइड इटसेल्फ। केरला में 30,000 केसेस है, अभी भी प्रेजेंट आ रहे हैं। उमेश जी आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि जिस तरह से अक्टूबर में डेट आई है 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की, अक्टूबर में कहा गया है, और सितंबर में संभावित है कि तीसरी लहर आ सकती है, इसका कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी एक असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी मथुरा, लखीमपुर विचित्र बुखार कहा गया, बहुत से बच्चे बीमार हुए। यूपी में लगभग स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी उमेश जी, आप ही से मेरा सवाल है। तो ये जो वजह है, जो अभी भी बच्चों में बुखार नोटिस हो रहे हैं, ये अभी तो सीजनल, मोस्टली सीजनल हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसका फैक्टर यही है कि जितने लोग हम वैक्सीनेटेड सराउंडिंग में हैं, उनके बच्चों को मोस्टली चांसेस है पॉजिटिविटी के, और जो एज ग्रुप 0 से 5 इयर्स का है उनको चांसेस कम है, और जो 5 to 12 या 14 वाले केसेस वाले हैं उनको ज्यादा है चांसेस। सो मेरा ये मतलब संभावना है कि ये अचानक से फिर से ही ग्रो करेंगे केसेस, और हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि सिवियरिटी पे थोड़ा फर्क इस बार कम रहे। उसका मेन कारण यही है कि हम वैक्सीनेट हो रहे हैं, और बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज उनमें थोड़ा हेल्दी सेल्स होती है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सबको सतर्क रहने की जरूरत है, कोविड गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल वावी जुड़े हुए हैं। अनिल, बहुत सारी रिसर्च आई, बहुत सारी रिपोर्ट आई, लेकिन सब में आपसी तालमेल नहीं है। एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें ये कहा गया था बच्चों पे बहुत प्रभावित हो गया। अभी हाल ही में 2-4 दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 2-4 दिन की रिपोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ। ये रिपोर्टों में भी क्यों
मतलब कुछ अलग अलग आ रहे हैं, जो बातें वो अलग अलग लिख के आ रही, उससे भी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनमें भी दुविधा है कि क्या माने, कि बच्चों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बच्चों का असर तो थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं है, बट ये सब चीज हमारे ज्योग्राफिकल पैटर्न पे भी डिपेंड करती है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी फैमिली पे और बच्चों पे भी डिपेंड करती है। अब जो भी स्टडी सामने आ रही है उसमें वेरिएशंस तो हैं ही। जैसे आप देखिए यूएस में भी काफी लोग बच्चों को भी अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं, बट अभी केसेस बच्चों में भी स्टार्ट हो गए हैं वहाँ पे यूएस में, मैंने कल एक रिपोर्ट में पढ़ा था। और इंडिया में देखते हैं कि जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है हमारे यहाँ के बच्चों का, खान पीन का, या फिर जैसे हमारे यहाँ गांव में बच्चे रहते हैं, वो उनमें ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी का सीन धीरे धीरे सामने आ रहा है। और बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो ग्रोइंग फेज में होती है। जब कोई भी इम्यूनिटी डेवलपिंग फेज में होती है तो वो ज्यादा एक्टिव होती है, और जो भी हमारे अंदर वायरस या एंटीजन इन्वेड कर रहा है तो वो हमारी इम्यूनिटी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। तो जैसे हमारे जैसे बी सेल और टी सेल जैसे किसी भी डिसीज के लिए लड़ते हैं तो वो उस चीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टडी आ रही है उनमें अभी कंट्रोवर्सी है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, बट फिर भी हमें प्रोटोकॉल को फॉलो तो करना ही है। और अभी ट्रायल चल रहा है बच्चों की वैक्सीनेशन का इंडिया में, एम्स में कई अलग अलग साइट्स पे है। तो अभी एक हफ्ते पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का इंटरव्यू भी आ रहा था कि वो भी आफ्टर सितंबर में भी वो लॉन्च करें वैक्सीनेशन बच्चों का 12 साल से ऊपर का। अगर ऐसा होता है तो मे बी जो ये थर्ड वेव आएगी, सब डरे हुए थे कि बच्चों में क्या इम्पैक्ट आएगा, बच्चों का कैसे होगा। सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बच्चों में इम्पैक्ट कम आएगा थर्ड वेव में, अगर हम अपना प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, या फिर यूपी के अलग अलग शहर हो, गाँव में भी मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज। बट उमेश सर ने भी बोला है कि अभी की एक हमारी एक पॉपुलेशन का एक ऐसा हिस्सा है अभी बाकी है कि जो अभी वो वैक्सीनेट नहीं हुई है। क्योंकि जैसे ही वायरस हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, वायरस अगर हमारी बॉडी में इनफेक्ट आता है, एक्सपोज होते हैं, तो वो वायरस हमको ज्यादा मोर्टेलिटी केस तो नहीं करेगा, बट हम उस चीज के लिए एज ए कैरियर काम करेंगे। क्योंकि हम घर से बाहर जा रहे हैं, अपने ऑफिस है, बाजार है, घर से फिर ऑफिस से फिर घर आ रहे हैं। तो बच्चे तो अभी आपको पता ही है कि अभी धीरे धीरे स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, बट अभी तक तो स्कूल पूरी तरह खुले नहीं है, बच्चे घर में ही है। तो वो वायरस इन्फेक्ट होने के चांसेस बच्चों में हैं। बट अभी कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं आई है कि कोई ये बोल दे कि बच्चों में इन्फेक्ट आया है या नहीं है। बिल्कुल, तमाम रिपोर्ट्स हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। डॉक्टर उमेश, जो ढील दी गई है उससे कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा कि दिन में आप बहुत सबको खोल दें, हर जगह आदमी जाए, वो मॉल्स भी खुले हो और सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अगर देखा जाए रात की जो शक्ति है उससे कहीं ना कहीं कितना फ़ायदा मिलता है, देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे ढील वाली शक्ति, ये कितना असर देखने को मिलेगा रात की शक्ति का, क्योंकि दिन में जिस हिसाब से ढील दी जा रही है वो कहीं ना कहीं घातक ना साबित हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम और भी कोविड गाइडलाइन है उसकी कहीं भी कोई भी अछूता नहीं है कि उसको मान रहा हो। सब लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं और जिस हिसाब से भीड़ चल रही है वो खतरे की घंटी बजा रही है। इसी में हम लोगों ने सुबह बोले कोई बात करी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।